नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का, उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम हेडलाइंस। कोरबा और सरगुजा दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय ग्राम रिश्ती में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। माता राजमोहिनी देवी भवन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। कर्नाटक में बेलगावी पुलिस की बड़ी कामयाबी, 26 लाख की अवैध शराब जब्त, 7,000 लीटर शराब से भरा ट्रक पकड़ा। गोवा से महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी शराब। हजारीबाग में केरेडारी कोल माइंस में मजदूरों का धरना जारी। कंपनी प्रबंधन की ओर से वार्ता को कोई नहीं पहुंचा। मजदूरों को मिल रहा मात्र 12,000 रुपए वेतन। इस्तीफा देने वाले बरेली मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री वाराणसी में अभिमुक्तेश्वरानंद से मिले। शंकराचार्य ने रुद्राक्षी माला पहनाई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में धरती डोली। 4.6 तीव्रता के भूकंप के झटकों से दहशत में लोग। और दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में छाया घना कोहरा, बारिश बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां सीएम विष्णुदेव साय कोरबा और सरगुजा के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12 बजे कोरबा रवाना होंगे मुख्यमंत्री साय। ग्राम रिश्ती में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर लगभग 2:30 बजे सीएम साय अंबिकापुर पहुंचेंगे। माता राजमोहिनी देवी भवन में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं शाम 5:30 बजे रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर लगभग 2:30 बजे सीएम साय अंबिकापुर पहुंचेंगे। ग्राम रिश्ती में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। माता राजमोहिनी देवी भवन में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कर्नाटक से है, जहां आपको बता दें बेलगावी जिले में मल मारुति पुलिस स्टेशन की टीम ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 से 26 लाख रुपए मूल्य की शराब जब्त की है। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर BR गड्डेकर के नेतृत्व में की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गोवा में बनी भारी मात्रा में शराब एक ट्रक के जरिए अवैध रूप से ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर मल मारुति पुलिस स्टेशन की टीम ने श्रीनगर गार्डन क्षेत्र में संदिग्ध ट्रक को रोका। जांच के दौरान
ट्रक चालक शराब से संबंधित कोई भी अवैध कागजात पुलिस को नहीं दिखा सका। तलाशी लेने पर ट्रक से करीब 7,000 लीटर शराब बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये शराब गोवा से महाराष्ट्र की ओर ले जाई जा रही थी। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां केरेडारी कोल माइंस परियोजना में मजदूरों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, कई दिनों से चल रहे इस आंदोलन के बावजूद अब तक कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई भी अधिकारी मजदूरों से बातचीत करने नहीं पहुंचा है, जिससे मजदूरों में भारी नाराजगी देखी जा रही। धरनारत मजदूरों का आरोप है कि कंपनी उन्हें मात्र 12,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दे रही है, जबकि सरकारी नियमों और श्रम कानूनों के अनुसार कोल माइंस में कार्यरत मजदूरों को 30 से 35,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलना चाहिए। मजदूरों का कहना है कि कम वेतन के कारण उनके परिवारों का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है और उनकी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। मजदूरों ने बताया कि खदान में जोखिम भरा काम करने के बावजूद न तो उन्हें उचित मजदूरी दी जा रही है और न ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इससे मजदूरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा है। धरने पर बैठे मजदूरों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। इसका दोबारा वातावरण धरना को तोड़ा जा रहा है। एनटीपीसी मनमानी तरीके से अपना काम कर रहा है। बीजीआर यहाँ के पूरा मनमानी तरीके से काम कर रहा है। 12,000 में वातावरण नौकरी करवाया जा रहा है, पैसा बढ़ाने पेमेंट दे रहा है। इसके अलावा आप लोग मांग रहे हैं चाहिए। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मिनी शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक को 31 जनवरी 2026 की करीब 3 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम नरकी पिपरा टोला और ग्राम चलनिया में जंगल की आड़ में नकली शराब अंग्रेजी शराब तैयार कर सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़ के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम नरकी पिपरा टोला में बंशी मांझी उर्फ फद्दी मांझी के खाली मकान और 2 पिकअप वैन से भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं ग्राम चलनिया में कृष्णा साव के मकान में संचालित अवैध मिनी फैक्ट्री से शराब रिफिलिंग की ऑटोमेटिक मशीन, केमिकल, रंग, नकली लेबल, बोतल और ढक्कन जब्त किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। विष्णुगढ़ थाना कांड संख्या 18/26 दिनांक 31 जनवरी 2026 के तहत 18 नामजद और 3 अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
पूछताछ हो गई है। अब ये न्याय की हिरासत ली जा रही है। और बाकी जो अज्ञात लोगों पर जो एफआईआर हुआ है उनके लिए धरपकड़ की बातों को नहीं, हम लोगों ने छापामारी शुरू कर दिया है और लोग अभी भागे हुए हैं और जल्दी अपना काम करेगी और सभी आदमी की तो माने उम्मीद किया जा सकता है सर कि अब इस तरह का धंधा ये लोग नहीं कर पाए, आपके द्वारा सख्ती बढ़ती जाएगी। हम लोगों ने काफ़ी सख्ती बरता है और इसमें विधिवत जो मैक्सिमम धाराएं हो सकता है हमारे कानून का हम लोगों ने लगाया है। यदि थोड़ा भी सेंस होगा तो फिर से नहीं करेगा, लेकिन चोर का तो कोई ये होता नहीं है। हम लोग अपना अनुभव है कि चोर जेल से छूटते हैं फिर से वही काम करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हजारीबाग से, जहां केंद्रीय बजट को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे जनता के लिए हार्ट अटैक बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट आम जनता को राहत देने के बजाय धोखा और गुमराह करने वाला है। महंगाई से परेशान आम आदमी, बेरोजगारी से जूझ रहे युवा और इलाज के लिए संघर्ष कर रहे गरीब वर्ग, किसी के लिए भी इस बजट में ठोस समाधान नहीं है। कि जनता के हित में आज बजट भारत सरकार लाएगी, लेकिन ये बजट जनता को राहत नहीं बल्कि धोखा और गुमराह करने वाला एक दस्तावेज है। जनता को हार्ट अटैक लाने वाला ये बजट है। महंगाई से त्रस्त आम व्यक्ति, बेरोजगारी से जूझता हमारा युवा और इलाज के लिए त्रस्त गरीब, किसी के लिए इस बजट में कोई ठोस उपाय नहीं लाई है भाजपा सरकार ने। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत पर पूरी तरह इस बजट में भाजपा फेल हो गई। झारखंड की राजधानी रांची को एम्स नहीं मिला, जबकि बड़े बड़े दावे किए गए। इलाज महंगा है, सरकारी अस्पताल हमारा बदहाल है, लेकिन इस बजट में स्वास्थ्य पर सिर्फ भाषण है, कोई समाधान नहीं है। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जनता के हित में आज बजट भारत सरकार लाएगी, लेकिन ये बजट जनता को राहत नहीं करने वाला एक दस्तावेज है। जनता को हार्ट अटैक लाने वाला ये बजट है। महंगाई से त्रस्त आम व्यक्ति, बेरोजगारी से जूझता हमारा युवा अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। डिंडोरी से खबर आपको दिखा रहे हैं। समनापुर मढ़ई के दौरान ये विवाद देखने को मिला। शराब के नशे में बताए गए युवक विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर वीडियो साफ तौर पर वायरल हो रहा है। डिंडोरी से खबर आपको दिखा रहे हैं। दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। समनापुर मढ़ई के दौरान ये विवाद देखने को मिला है। शराब के नशे में बताए गए युवक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां शादी का झांसा देकर एक युवक से 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश के बाद आदमपुर पुलिस ने महिला समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना क्षेत्र के ग्राम तलाबड़ा निवासी विजेंद्र पुत्र महेश पाल मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। विजेंद्र के अनुसार करीब 1 वर्ष पहले भोजराज पुत्र मटरू और उसकी पत्नी प्रीति ने उसे संपर्क कर उसकी शादी कराने का भरोसा दिलाया। आरोपी की दंपत्ति ने शादी का खर्च करीब 1.5 लाख रुपए बताया। शादी की उम्मीदों में विजेंद्र ने परिचितों से कर्ज लेकर किसी तरह रुपए जुटाए। पीड़ित का आरोप है कि महिला प्रीति ने अपने साथी अजहरुद्दीन इस्लाम के बैंक खाते में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। रकम देने के बाद जब विजेंद्र ने शादी की बात की तो आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे। कुछ समय बाद आरोपियों ने शादी कराने के नाम पर 50,000 रुपए और मांग लिए। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण विजेंद्र ने अतिरिक्त रकम देने से इनकार कर अपनी धनराशि वापस मांगी। आरोप है कि पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने साफ इनकार कर दिया और उसे धमकाने लगे। परेशान होकर विजेंद्र ने 20 अप्रैल 2025 को आदमपुर थाने में शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़ित ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। डिप्टी सीएम के निर्देश पर आदमपुर पुलिस ने प्रीति, उसके पति भोजराज और अजहरुद्दीन इस्लाम के खिलाफ धोखाधड़ी सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे नोएडा से। अहम खबर है नोएडा फेज 3 पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अश्लील इशारे और छेड़छाड़ मामले में 2 गिरफ्तार किए गए। एमजी हेक्टर कार के 7 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपी अमित कुमार व अभिषेक पकड़े गए हैं। दोनों आरोपी जेबीएस सोसाइटी सेक्टर 135 के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को भी कब्जे में लिया है। आरोपी अमित कुमार व अभिषेक पकड़े गए हैं।
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मंडला से है, जहां सुबह तड़के बिछिया के सहजपुरी गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कुएं पर पानी भर रही महिला की चीख सुनने के बाद घर में जाकर देखा तो वहां महिला फूलकली खून से लथपथ पड़ी मिली। भीड़ को देखकर हत्या अभियुक्त युवक मौके से भाग निकला। ग्रामीणों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए महिला को स्वास्थ्य केंद्र बिछिया पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की वारदात के बाद से गांव में दहशत है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आरोपी युवक की तलाश में जुटी है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस कार्यालय पर एकत्र पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बजट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर झुंझुना बजाते हुए बजट प्रावधानों पर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने आरोप लगाया है कि किसी भी वर्ग को बजट का लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। गृहिणियां, युवा, किसान, कामगार, व्यापारी सहित आम आदमी की बजट में उपेक्षा की गई। आपको बता दें कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट कल पेश किया। केंद्र का बजट आया था मोदी सरकार से, देश के नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को, छात्रों को और खासकर गृहिणी को ये उम्मीद थी कि आज जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार किसानों के इक्विपमेंट के लिए महंगाई बढ़ रही है और तमाम छात्रों जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक सौगात मिलेगी, उनकी शिक्षा के लिए कुछ रियायत मिलेगी और किसानों के जो किसानी के उपकरण है उस पर कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन सीतारमण जी ने तो सिर्फ आकर संसद में उस भाषण को पढ़ा और मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। अगली खबर भागलपुर से है, जहां आपको बता दें आज गैवीनाथ धाम घाट से बहने वाली उत्तर वाहिनी गंगा नदी में माघी पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के मद्देनजर प्रशासन ने इलाके में तमाम चौक चौराहों पर पुलिस जवानों की तैनाती की थी। वहीं नमामि गंगे घाट व सीढ़ी घाट पर एसडीआरएफ टीम, आपदा मित्र व प्रशिक्षित गोताखोर तैनात दिखाई दिए थे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायगढ़ से है, जहां आपको बता दें एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में पुलिस ने संगठित बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 चोरी की बाइक भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गिरोह चोरी की बाइक को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बाजार में बेच देते थे। गिरोह का मुख्य सरगना मुकेश चौहान आदि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एप्पल का लैपटॉप और एक कलर प्रिंटर बरामद किया है। गिरोह का एक सदस्य पहले जेल में निरुद्ध है। एसएसपी ने बताया कि पूंजी पथरा और साइबर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 चोरी की बाइक के साथ संदिग्ध रूडेकेला निवासी मुकेश प्रधान को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने एक ऑटो डीलर के यहां कार्यरत निवासी पुरुषोत्तम प्रधान से खरीदने की जानकारी ली। आगे जांच में सामने आया कि पुरुषोत्तम प्रधान अपने साथी श्याम ऑटो डीलर लेलूंगा के मैनेजर चंद कुमार यादव के साथ मिलकर चोरी की बाइक के फर्जी कागज तैयार किए थे। इस कागज में आरटीओ कार्यालय में पूर्व कार्यरत रहे कंप्यूटर ऑपरेटर अजय पटेल व संजय अगरिया लोक सेवा केंद्र से वाहनों के फर्जी कागजात तैयार कराते थे। अगर उसकी चाबी जहां हम लगाते हैं और वो थोड़ा ढीला हो गया, यानी बहुत यूज कर करके लूज हो गया है, उसको ये टारगेट बनाते थे। इनका कहना है कि हम वैसी गाड़ी को आसानी से खोल देते हैं, तो उस गाड़ी को ये लोग चोरी करते थे। और चोरी करने के बाद अब इनको दूसरी समस्या है बेचने की। तो जो श्याम ऑटो डील है लेलुंगा का, उसके 3 कर्मचारी, वो बताइए कौन कौन नाम। ये 3 कर्मचारी जो है, ये लोग जो है वहां पर काम करते थे। और इसमें से जो एक चोर है मुकेश, ये पहले इनके यहाँ काम किया हुआ था 2-3 साल पहले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ ये पहला बजट है जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए 3 प्रमुख कर्तव्यों आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा सबका साथ सबका विकास को केंद्र में रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
के गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उनका फोकस है। और इस बजट से हमारे छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश को बहुत ही लाभ होने वाला है। इस बजट में किसानों के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। किसानों की आय कैसे बढ़े, खेती का व्यवसाय कैसे बढ़े, इसके लिए बजट में उपाय किए गए हैं। और एआई के माध्यम से भी खेती कैसे बढ़े, इसलिए एआई पर भी फोकस किया गया है। साथ ही कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए इस बजट में विशेष फोकस है। और महात्मा गांधी ग्राम स्वराज की पहल पर ग्रामीणों को स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प में काम करने के अवसर दिलाने के लिए भी इस बजट में प्रावधान है। युवाओं के रोजगार के लिए भी इस बजट में विशेष फोकस किया गया है। अगली खबर बेमेतरा से, जहां जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान से जहां यादव ठेठवार महोत्सव 2026 एवं अहीर नृत्य प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया है। इस गरिमामय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं बेमेतरा विधायक दीपेश साहू विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। ये आयोजन जिला यादव ठेठवार समाज के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। सभी टीमों ने छत्तीसगढ़ की समृद्धि लोक संस्कृति को दर्शाते हुए अहीर राउत नृत्य एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। और कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने सभी प्रतिभागी टीमों को 40-40 हज़ार रुपए की स्वेच्छा अनुदान राशि देने की घोषणा की। उसके लिए मैं बधाई देता हूं और पहली बार ये आयोजन हो रहा है, उसके लिए आयोजक दल को भी बधाई देता हूं। और सौभाग्य है कि बेमेतरा में एक नवाचार हुआ है यादव समाज का, और आने वाले समय में ये बहुत अच्छे ढंग से बढ़ेगा, इसकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब चूंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, नर्तक दल आते हैं, पर्याप्त संसाधन नहीं रहता, तो जनसंबंधी राशि देने से उनकी टीम में थोड़ा साज सज्जा व्यवस्थित हो जाए, उसके लिए राशि घोषित की है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अंबिकापुर से है, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पर प्रतिक्रिया जताते हुए दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट विकसित भारत 2047 लक्ष्य की ओर बड़ी छलांग लगाने वाला है। विकसित भारत मिशन को ये साकार बनाएगा। रेयर अर्थ मिनरल डेडिकेटेड केमिकल पर सरकार का फोकस है। उन्होंने कहा कि हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर निश्चित तौर पर क्रांतिकारी फैसला साबित होगा। कांग्रेस के समय वित्तीय व्यवस्था उन्होंने कैसे चरमरा कर रखी थी और प्रदेश को कैसे कांग्रेस के समय के वित्त मंत्रालय संभाल रहे भूपेश बघेल जी ने किस हालत में पहुंचा कर रखा था, इसका एक उदाहरण आयुष्मान भारत योजना भी है। आयुष्मान भारत योजना और मेडिसिन वगैरह के पेमेंट के लिए 2000 करोड़ से अधिक की देनदारी छोड़ करके भूपेश बघेल जी गए थे। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि एक साथ पिछले साल हमने पुराने सारे बैकलॉग को निपटाने का काम हमने किया।
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री और सरगुजा जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने आयुष्मान भारत योजना के भुगतान को लेकर बड़ा बयान देते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति और पिछली सरकार की कार्यप्रणाली के बीच तुलना करते हुए कांग्रेस को प्रदेश की बदहाली का जिम्मेदार ठहराया। मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना का बकाया भुगतान इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पिछली सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को किस कदर बिगाड़ कर रखा था। हम लोगों ने 500 करोड़ रुपया अभी जारी किया है और कांग्रेस के इतने सारे पुराने गड्ढों को ठीक करते हुए हम सभी योजनाओं को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस ने बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मोदी सरकार निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में लगातार 9वां बजट पेश किया है। पूर्व सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि यह बजट देश की विकास यात्रा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और जनता के विश्वास को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में आर्थिक वृद्धि, निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन को मजबूत करने के साथ समाज के सभी वर्गों तक सुविधाएं और अवसर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। आज लोकसभा में जो माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया वो बहुत ही सराहनीय है, राष्ट्रहित में है, जनहित में है और बजट का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके और आगे एक नंबर पर पहुंचाने का है। आज भारत विश्व की चौथी आर्थिक ताकत है और जो बजट पेश हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए आज देश का उत्पादन कैसे बढ़े। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की चौतरफा सराहना हो रही। इसी क्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन ने बजट को संतुलित और समावेशी बताते हुए इसका पुरजोर स्वागत किया। मौलाना साबुद्दीन ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस बार अल्पसंख्यकों के लिए 3,350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 166 करोड़ रुपए अधिक है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक कदम बताया और कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला है। बजट में व्यापार, उद्योग, शिक्षा, युवा, खेल और नौकरी पेशा वर्ग की जरूरतों का विशेष ख्याल रखा गया है। मौलाना ने कहा कि इस बजट में प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हर तबके का ख्याल रखा है और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु उनकी तरक्की और विकास के लिए 3,350 करोड़ रुपया मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से भारत सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो बेहतरीन और शानदार बजट है। उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हर तबके का ख्याल रखा है और ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु उनकी तरक्की और विकास के लिए 3,350 करोड़ रुपया मुख्तस किए गए हैं, जो पिछले साल के बजट से 166 करोड़ रुपया ज़्यादा है। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के निवासी कलयुगी पिता ने जमानत पर छूटने के बाद दूसरी बार बेटी से मुंह काला कर साबित कर दिया कि जेल में रहने के बाद भी प्रवृत्ति में बदलाव नहीं आता। वर्ष 2023 में आरोपी ने बेटी से दुष्कर्म पर विरोध जताने पर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा होकर घर पहुंचने के बाद
कलयुगी पिता ने अपनी सगी बेटी से मुंह काला करते हुए मानवता को शर्मसार कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को फिर से गिरफ्तार किया। अगली खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत भोगनीपुर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 10,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। भोगनीपुर पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहा वांछित गैंगस्टर इलाके में देखा गया। पुलिस ने बिना देर किए मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी की और देर रात आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक द्वारा उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने के कारण पुलिस काफी समय से इसकी तलाश में जुटी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में वन विभाग की भूमि पर कब्जे को लेकर शनिवार को दो पक्ष आमने सामने आ गए। आपको बता दें, डी बाबा मंदिर के पास हुए विवाद से क्षेत्र में तनाव फैल गया। जानकारी के मुताबिक भलुआ टोला स्थित पानी की टंकी के पास समुदाय विशेष के लोगों द्वारा वन विभाग की खाली जमीन पर कब्जे और निर्माण के प्रयास के आरोप हैं। इसकी सूचना मिलते ही हिंदू पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए ओबरा पुलिस ने तत्काल पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया और 4 लोगों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की। भाजपा ओबरा मंडल उपाध्यक्ष विकास कुमार सिंह व नित्यानंद दुबे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले मकानों में अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जा रहा है। उन्होंने वन भूमि पर आवास स्वीकृति और कथित मदरसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सर, ये हमें टाइम तो नहीं पता है कि कै बजे आते हैं। हम चले जाते हैं ड्यूटी। ड्यूटी से आते हैं तो मदरसा के बच्चा कुछ यही रहते हैं, खेलते भी हैं। यही अपना कुछ बसर पास कर रहे हैं। अच्छा। कुछ घर जाते हैं, कुछ घर से भी आते हैं। अच्छा, कब से ये देख रहे हो इसको? सर, हमने हो गया कि 2.5-3 महीना। अच्छा जी सर। आज एक भलुआ टोला में पानी टंकी के पास डी बाबा मंदिर के बगल में कुछ लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जो वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा वहाँ के बगल के लोगों को विरोध किया गया। यह भूमि सार्वजनिक भूमि है और वन भूमि है, और उसी को लेकर के दोनों पक्ष में विवाद की स्थिति बनी हुई है। और आज मामला ये सामने आ रहा है कि वहाँ पे एक अवैध मदरसा भी संचालित किया जा रहा है। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां जनपद में मासूमों और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे विशेष खोज अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस ने एक बड़ी मानवीय सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने संयुक्त टीम ने बिहार के अलग अलग जिलों से 2 अपहृत बालिकाओं को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान वापस लौटा दी। इनमें से एक बालिका पिछले 6 वर्षों से लापता थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के कड़े निर्देश पर थाना रावटगंज AHTU और SJPU की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी साथियों और परिजनों से मिले इनपुट के आधार पर बिहार में छापेमारी की। वर्ष 2020 में रावटगंज क्षेत्र से लापता 16 वर्षीय बालिका को पुलिस ने बिहार के औरंगाबाद से कड़ी मशक्कत के बाद खोज निकाला। वर्ष 2025 में अपहृत हुई एक अन्य 17 वर्षीय बालिका को बिहार के नवादा जिले से सकुशल बरामद किया। पुलिस के अनुसार इन मामलों को सुलझाने के लिए सर्विलांस और पुराने रिकॉर्ड को खंगाला गया। मामले से लगातार संपर्क बनाए रखा गया मामले में, जिससे कड़ियां जुड़ती गई और बरामदगी के बाद दोनों बालिकाओं को सोनभद्र लाया गया और जहां उनका मेडिकल परीक्षण और बयान दर्ज करने जैसी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल लाइव न्यूज में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।